डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक अपचय किस प्रकार से होता है। तो अपनों ने देख लिया था कि जल अपघटन से होता है। दूसरा अपने जल योजन से देखा था। जल अपघटन में क्या था कि जो जल का धनात्मक आयन था वो खनिजों के धनात्मक आयन को क्या कर रहा था, प्रतिस्थापित कर रहा था, और दूसरे खनिज में क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। वो दूसरा खनिज क्या था, दुर्बल था पहले खनिज से। इसके कारण वो क्या हो रहा था, चट्टानों से अलग हो रहा था, और चट्टानों से अलग होने के कारण चट्टानों का क्या हो रहा था, अपचय हो रहा था। फिर सेकंड देखा था अपनों ने जल योजन। जल योजन में क्या हो रहा था कि खनिज जो जल के साथ संयोग करके क्या कर रहा था, अन्य यौगिक में या अन्य खनिज में कन्वर्ट हो रहा था। वो दूसरा खनिज क्या था, कमजोर था पहले खनिज से, जिसके कारण वो चट्टानों से निकलकर अलग हो रहा था और उसका चट्टानों का क्या हो रहा था, अपचय हो रहा था। फिर थर्ड कंडीशन आती है रासायनिक अपचय के अंदर विलयन, कि विलयन से किस प्रकार से जल अपघटन यानी चट्टानों का अपचय होता है। तो विलयन में अपने को पता है कि विलयन का मतलब है कि ऐसा कोई खनिज होगा जो क्या करेगा जल के अंदर, यानी ऐसा कोई खनिज होगा जो क्या होगा, विलय होगा, और जल के अंदर घुलकर क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा। मतलब कोई विलय पदार्थ होगा वही जल में घुलकर क्या बना सकता है, विलयन बना सकता है। अन्य कोई जो जल में नहीं घुलेगा वो क्या नहीं कर सकते, विलयन का निर्माण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने अगर क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और गिलास के अंदर कांच गोलियां डाल के देखते हैं, तो वो कांच गोलियां गिलास के अंदर क्या नहीं होती, घुलती नहीं है, वो वैसे की वैसे रहती है, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होता। तो इस प्रकार से वो क्या नहीं बनाएगी, विलय नहीं बनाएगी। दूसरा अपने अगर क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं, इस प्रकार का कोई भी ठोस ठोस क्या लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, जल में डाल के देखते हैं, और 1 घंटे बाद में चेक करते हैं तो वो पूरी तरह से क्या होता है, जल में घुल जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, विलयन का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से कुछ चट्टानों के अंदर ऐसे खनिज होंगे जो क्या होंगे, जल के साथ लंबे समय तक रहने के कारण उसमें क्या हो जाएंगे, घुलनशील हो जाएंगे। घुलनशील होकर किसका निर्माण कर लेंगे, विलयन का निर्माण कर लेंगे, और वो विलयन के रूप में वहां से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई खनिज है NaCl, वो क्या होता है, नमक होता है, अपने को पता है। अगर NaCl किसी चट्टान के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जल के साथ संयोग करेगा। जल के साथ संयोग करने के कारण ये क्या कर लेगा, Na+Cl-, मतलब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जल वैसा का वैसा रह जाएगा। अभी Na+Cl आयन क्या हो जाएंगे, जल के अंदर घुलनशील हो जाएंगे, अलग होकर क्या हो गए, मतलब एक चट्टान थी, इस चट्टान के अंदर NaCl पूरी तरह से क्या था, जुड़ा हुआ था, एक एक लवण के रूप में जुड़ा हुआ था। अब ये लवण क्या हो गया, जल की प्रेजेंसी के अंदर इसके अंदर घुल गया, घुलने के कारण किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। Na+Cl- में कन्वर्ट होने के कारण जो ये एक साथ में जुड़े हुए थे, ठोस यानी ठोस बंध द्वारा क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, अब वो अलग हुए, तो इसके कारण क्या होगा, चट्टान में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ऊपरली रेयर क्या होगी, कमजोर होगी। क्योंकि क्यों क्या हो रहा है, NaCl उसके अंदर घुल गए, घुलने के कारण वो रेयर यानी उस जल के साथ में बहकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और दूसरी रेयर क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। अब दूसरी रेयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या करेंगे, जल के साथ घुलकर किसका निर्माण कर लेंगे, विलयन का निर्माण कर लेंगे, और विलयन के निर्माण करने के कारण वो क्या हो जाएंगे, उस चट्टान से अलग हो जाएंगे। उस चट्टान से अलग होने के कारण क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपचय हो जाएगा। इसी टाइप के और भी खनिज होते हैं, MgCl2 होता है, CaCl2 होता है। ये सारे खनिज क्या कर लेते हैं, जल के साथ घुलकर इस टाइप से विलयन बना लेते हैं। इस टाइप से क्या कर लेते हैं, विलयन बना लेते हैं, और विलयन बनाने के कारण क्या हो जाते हैं, चट्टानों का अपचय होने लग जाते हैं। तो विलयन में सिर्फ इतना सा माइंड में रखना, अपने घर पर भी देखते हैं कि अपने नमक क्या करते हैं, नमक अपने पास होता है और उसे क्या करते हैं, जल के अंदर डालते हैं, तो कुछ समय बाद में वो तुरंत घुलनशील हो जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता कि नमक के दाने है भी या नहीं है। उसी टाइप से चट्टानों में होता है। चट्टानों में अगर NaCl, MgCl2, Cl2 इस टाइप के यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जैसे कोई खनिज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, जल के साथ संयोग करके इस टाइप के विलयन बना लेंगे, और विलयन बनाने के कारण वो क्या हो जाएंगे, चट्टानों से अलग हो जाएंगे। चट्टानों से अलग होना मतलब उनका क्या होना, अपचय होना कहलाता है।
ये एक रिएक्शन यहाँ पर लिख रखी है विलय लवण। विलय लवण का मतलब, क्योंकि अपने को पता है कि NaCl बनता है किससे, अम्ल और क्षार से बनता है। अम्ल और क्षार से मिलने के कारण उसे क्या बोल रहे हैं, अपने लवण बोल रहे हैं। उसके बाद में जल के साथ संयोग कर रहा है और किस टाइप से वो विलयन का निर्माण कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड आती है ऑक्सीकरण प्रक्रिया से, कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया से चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। तो कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिनमें खनिज पाए जाते हैं, सभी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। जिन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं वो खनिज क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ सहयोग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ सहयोग करना खनिजों का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब लंबे समय तक कोई चट्टान है वो वायु के संपर्क में आ रही है, और वायु, अपने को पता है कि वायु में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वायु के साथ संपर्क में आ रही है, मतलब वो किसके साथ संपर्क में आ रही है, ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में आ रही है। अब उसके अंदर जो खनिज प्रेजेंट है वो खनिज क्या करेंगे, इस वायु को अपने में ग्रहण करके क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कर लेंगे। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कर लेंगे इनके साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके किसकी प्रक्रिया कर लेंगे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कर लेंगे। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अगर मान लो कोई ऑक्साइड है वो अन्य ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो खनिज था वो अन्य खनिज में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से। तो उसकी चट्टान, उसकी जो आयतन था वो आयतन में क्या होगा, फैलाव होगा। आयतन में फैलाव होगा। दूसरी उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी। घुलनशीलता मतलब जल में उसकी विलयशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। इस चट्टान के अंदर खनिज है, खनिज क्या कर रहा है, लगातार वायु के संपर्क में आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। तो वह अन्य टाइप के क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण ये जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की है तो मतलब उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, उनका अपक्षय हो जाएगा। अपक्षय होने के कारण चट्टानें क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने कोई फेरस ऑक्साइड ले लिया। फेरस ऑक्साइड का सूत्र FeO होता है। उसकी ऑक्सीजन के साथ में क्या करा रहा हूँ, अभिक्रिया करा रहा हूँ। वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण उसका क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, प्लस में उसकी घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों चीज बढ़ने के कारण क्या होता है, अपने को पता है कि कोई चीज का आयतन बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। चट्टानों के अंदर फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, या फिर अन्य कोई आयरन का यौगिक प्रेजेंट है, या सल्फाइड का यौगिक प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अन्यत्र किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण आयतन बढ़ेगा और घुलनशीलता बढ़ेगी। आयतन बढ़ने का मतलब उस चट्टान का फैलाव होगा, और चट्टान का फैलाव होगा तो मतलब चट्टानों का अपक्षय होगा, जिसके कारण चट्टानें क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ठीक है। तो एक ये रिएक्शन माइंड में रखना कि किस टाइप से फेरस ऑक्साइड होता है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरस ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, अगर किसी के साथ में फेरस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और उसकी फेरस की ऑक्सीजन अवस्था +2 निकल के आती है तो उसे फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। कोई भी यौगिक, अगर फॉर एग्जांपल जैसे FeCl2 ले लिया मैंने, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, फेरस क्लोराइड बोलूंगा। अगर मैं FeCl3 ले लेता हूं तो इसे क्या बोलूंगा, मैं फेरिक क्लोराइड बोलूंगा। जहां पर अगर फेरस की ऑक्सीजन अवस्था +3 आती है तो उस समय फेरस को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। और जहां पर फेरस की ऑक्सीजन अवस्था +2 आती है वहां पर उसे फेरस ही बोलते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें ध्यान में रखना। ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है लगातार ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ने का मतलब उसका फैलाव हो रहा है, और फैलाव होना किसी चट्टान का क्या दिखाएगा, अपक्षय दिखाएगा। उसके बाद में फिफ्थ कंडीशन आती है अपचयन। फिफ्थ कंडीशन आती है अपचयन, कि अपचयन में क्या होता है। तो अपचयन के अंदर सिंपल सा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना होता है, और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ये दो चीज कंडीशन होती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना प्लस में हाइड्रोजन का जुड़ना। इन दोनों में से कोई भी अगर किसी अभिक्रिया में हो रही है तो उसे अपने किस में काउंट करेंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन में काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपचयन से किस प्रकार से रासायनिक अपघटन होता है चट्टानों का। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपनों ने क्या बनाया था,
ये कोई फेरिस ऑक्साइड बनाया था, फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा था, फेरिस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अब चेन की प्रक्रिया से FeO वापस फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। अब आप कहोगे सर पहली कंडीशन में आपने तो कहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिससे फैलाव हो रहा है, तो मैंने दो कंडीशन बताई थी वहां पर। फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि क्या होता है कि आयतन बढ़ता है, दूसरा क्या होता है कि उनकी घुलनशीलता बढ़ती है। घुलनशीलता का मतलब जल में विलेयता बढ़ती है। जैसे ये फेरिस ऑक्साइड क्या होता है, जल के संपर्क में आता है, तो जल के संपर्क में आने के कारण जो ऑक्सीजन होती है वो जल में क्या होती है, विलेय घुलनशील होती है। वो जैसे ही फेरिक ऑक्साइड जल के संपर्क में आया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन उसमें से क्या हो गई, अलग हो गई, अलग होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिक ऑक्साइड कहां पर, यानी जो शुष्क क्षेत्र होंगे जहां पर नम क्षेत्र नहीं होगा वहां पर लगातार चट्टान के अंदर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वायु के संपर्क में आने पर वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगर वहां पर वर्षा हुई, वर्षा होने के कारण जैसे जल की बूंदें उनके ऊपर गिरी तो वो फेरिक ऑक्साइड उन जल की बूंदों के साथ में क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। ये ऑक्सीजन को निकालने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका आयतन वापस क्या हो जाता है, उसी अवस्था में आ जाता है। इसी टाइप से क्या होता है, वापस शुष्क क्षेत्र आएगा, मतलब ताप आएगा, यानी ऐसा यानी धूप निकलेगी जिसके कारण वापस उसमें से जल की मात्रा निकल जाएगी और जल की मात्रा निकलने के कारण ये फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। फिर वायु चलेगी, कन्वर्ट हो जाएगा फेरिस ऑक्साइड में। इस टाइप से आयतन बढ़ेगा, आयतन उसी अवस्था में आएगा, आयतन बढ़ेगा उसी अवस्था में आएगा। इसके कारण ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और प्रोसेस चलने के कारण क्या हो जाएगा, चट्टानें टूटने लग जाएगी, उनकी परत क्या होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। ऑक्सीकरण में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया करानी है और कन्वर्ट कर देना है फेरिक ऑक्साइड में, और बोल देना है कि ये फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण इसका आयतन और घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण चट्टानें टूटने लगती है। अब चेन में क्या बोलोगे, अब चेन में बोलोगे कि ऐसे खनिज यौगिक जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होकर उसमें से ऑक्सीजन का क्या करते हैं, विलोप करते हैं, मुक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। विलोप करने के कारण उनके आयतन में क्या आती है, कमी आती है। कमी आने के कारण उनकी रेयर होती है, वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण वो टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये आप अपचयन के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट कंडीशन आती है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण क्या होगा, कार्बोनीकरण से स्पष्ट है, कार्बोनीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या जल के साथ में संयोग करके किसका निर्माण करेगी, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगी। और वो कार्बोनिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके। होता कैसे है, तो अपने को पता है कि मृदा होती है, मृदा में क्या पाए जाते हैं, जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। जीवांश का मतलब छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मृदा के विखंडन करके उसमें से क्या निकालते हैं, जो पत्तियां होती है उनका क्या कर लेते हैं, विच्छेदन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे क्या होती है, जल के संपर्क में आती है तो किसका निर्माण कर लेती है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। हाइड्रोजन दो थे, दो दिखा दिया, एक कार्बन था, एक कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन दो और एक तीन हो गए, तीन ऑक्सीजन दिखा दिया। इसे अपने क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। अब ये कार्बोनिक अम्ल फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर ऐसे क्षेत्र में बना है जहां पर क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती है, यानी चट्टानों में क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है, तो वो चट्टानों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा। कौन, जो कार्बोनिक अम्ल है, क्योंकि ये दुर्बल प्रकृति का होता है, हैंड टू हैंड क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, चेक कर लेना, सारी अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसका आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ा है तो मतलब क्या हो गया, चट्टान का फैलाव हुआ है, और चट्टान का फैलाव हुआ तो मतलब चट्टानों में क्या होने लग जाएगा, अपक्षय होने लग जाएगा।
कार्बोनीकरण से माइंड में ध्यान रखना, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा। वो कार्बोनिक अम्ल किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा, तो मृदा के जो जीवांश पदार्थ होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कोई नम क्षेत्र का मतलब जहां पर जल पाया जाता हो, उसके संपर्क में आएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कार्बोनिक अम्ल फिर क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होना दिखा रहा है कि उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ अपने डालते हैं तो अपने को पता है कि उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा, फैलाव बढ़ेगा। फैलाव बढ़ने के कारण क्या होगी, चट्टानें कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के कारण ये क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। ये रासायनिक अपक्षय के सारे उदाहरण थे। फर्स्ट था जल अपघटन, सेकंड था जल योजन, थर्ड था विलयन, फोर्थ था ऑक्सीकरण, फिफ्थ था अपचयन और सिक्स था कार्बोनीकरण। ऐसे आपको लाइन वाइज याद रखने हैं ताकि आप किसी कोई भी रिएक्शन पूछ ले, चट्टानों के अपक्षय में कार्बोनीकरण को समझाइए, तो आपको बस रिएक्शन करके दिखानी है और थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलने के कारण आयतन बढ़ता है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। बस एक लाइन लिखना और कुछ ज्यादा लाइन ही नहीं लिखनी। अब चेन में पूछे तो क्या बोलोगे, फेरिक ऑक्साइड जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके आयतन में कमी आती है जिसके कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। ये लाइन अपने आप बार बार अगर लिख लिख के देखोगे और पढ़ के देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद में आता है कि इन जो चट्टानों का अपक्षय है इनको प्रभावित कौन करते हैं, मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। अपनों ने ये चीज देखा था कि कहीं पर जो भौतिक अपक्षय ज्यादा मात्रा में होता है, कहीं पर रासायनिक अपक्षय ज्यादा मात्रा में होता है, तो कहीं पर जैविक अपक्षय ज्यादा मात्रा में होता है। तो इनको ज्यादा कम कहां पर कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नम क्षेत्र है वहां पर रासायनिक अपघटन ज्यादा हो रहा है, भौतिक अपघटन कम हो रहा है, क्यों, तो इसके रीजन देखते हैं। मतलब अब अपने देखते हैं कि जो चट्टानों का अपक्षय है, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके अंदर तीन कंडीशन आएगी। इसके अंदर कितनी कंडीशन आएगी, तीन कंडीशन आएगी। फर्स्ट आएगा भौतिक कारक, भौतिक कारक। सेकंड आएगा जलवायु कारक। थर्ड आएगा रासायनिक कारक, या फिर क्या बोल सकते हैं, संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक, ये तीन क्या होते हैं, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक का मतलब कि जो चट्टान है उसका आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब ठोस है या कमजोर है, उसके जो कण है, कणों का आकार कैसा है, ये सारे चीज किसमें काउंट कर लेते हैं, अपने भौतिक कारक में काउंट कर लेते हैं। मतलब अगर चट्टान का अपक्षय करना है अपने को, तो अपने देखेंगे कि अगर छोटा कण होता है, वो छोटा कण जल्दी क्या हो जाता है, अपक्षयित हो जाता है। किसकी तुलना में, बड़े कण की तुलना में, क्योंकि बड़े कण को अपने वायु से या किसी अन्य बड़े कण होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, और वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अपने को पता है कि किसी न किसी प्रक्रिया से आगे सरकता रहेगा, और आगे सरकने के कारण उसमें क्या होगा, घर्षण होगा, रगड़ आएगी। रगड़ आने के कारण उसकी परत क्या होती जाएगी, जो छोटे कण है कमजोर होती जाएगी। कमजोर होने के कारण वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब एक बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर को हिलाने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब वो क्या होगा, सामान्य प्रक्रिया में अपक्षयित नहीं होगा, उस पर ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अगर अपने खुद ही देखते हैं तो एक छोटे से पत्थर को आसानी से टुकड़े यानी आसानी से हथौड़े से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा होगा तो पूरे दिन लग जाएंगे
उस छोटे टुकड़े में उसे कन्वर्ट करने के लिए, और छोटे टुकड़े को बारीक चूर्ण में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। ये तो कारक पर डिपेंड करता है। फिर प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से बनी हुई है, पूरी सपाट बनी हुई है या उसके अंदर दरारें हैं कुछ, या दरारें हैं तो दरारें कितनी बड़ी है, दरारों के अंदर कौन कौन सी चीजें अपने क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर अपने भी अगर चाहे तो चट्टानों को तोड़ना होता है तो उसकी प्रकृति देखते हैं, साइज कितना है, कितनी बड़ी चट्टान है, कैसे तोड़ेंगे, किस प्रक्रिया से तोड़ेंगे, तो ये प्रकृति में काउंट कर लेंगे। कणों का आकार बता ही चुका हूं कि कैसे कणों का आकार, छोटा कण होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, अपसहित हो जाता है। ये भौतिक कारक में क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक है। उसके बाद में जलवायु कारक, यानी जलवायु भी क्या करती है, चट्टानों के अपक्षय में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैसे, शुष्क क्षेत्र होगा वहां पर भौतिक अपक्षय क्या होगा, ज्यादा होगा। भौतिक अपक्षय का मतलब ताप, दाब, जलवायु, और कौन से हिम हो गया, वर्षा हो गया, ये सारे भौतिक कारक में काउंट किए जाते हैं। भौतिक कारक भौतिक अपक्षय में काउंट किए जाते हैं। भौतिक अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, जलवायु होगा। जलवायु दो टाइप की होती है अपने को पता है, एक तो शुष्क जलवायु क्षेत्र होता है और एक नम वायु क्षेत्र होता है। नम क्षेत्र होता है, नम क्षेत्र जहां पर क्या होती है कि जलवायु में नमी पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया ज्यादा होगी, भौतिक अपक्षय वाली प्रक्रिया ज्यादा होगी। भौतिक अपक्षय वाली प्रक्रिया ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि वहां पर क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होने से आसानी से अपघटित हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र है तो ताप की कंडीशन लग जाएगी। नम क्षेत्र है तो नम क्षेत्र में अपने को पता है कि जलवायु यानी जल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, H2O, इस टाइप से नमी प्रेजेंट होगी। और नमी प्रेजेंट होगी तो मतलब वो किस प्रकार के अपक्षय को ज्यादा बढ़ाएगी, तो वो रासायनिक अपक्षय को ज्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि अपने देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर रिएक्शन किससे हो रही थी, जल से संपन्न हो रही थी, जल से संपन्न हो रही थी। तो इस टाइप से जो जलवायु होता है वो भी चट्टानों के अपक्षय में क्या करता है, रोल निभाता है। क्योंकि जलवायु दो टाइप की होती है, एक शुष्क जलवायु होती है, एक नम क्षेत्र में नम जलवायु होती है। शुष्क जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा होगी और क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसलमेर साइड देख सकते हैं अपने, वहां पर क्या होता है, दिन में ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात को कम हो जाता है। उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, शुष्क जलवायु क्षेत्र में काउंट कर लेते हैं। और नम क्षेत्र जैसे झालावाड़ साइड हो गया, इधर डूंगरपुर, उदयपुर, इस साइड में नम क्षेत्र होता है। और नम क्षेत्र होने के कारण वहां पर क्या होती है कि वहां की जो जलवायु होती है, वहां पर जलवायु में नमी पाई जाती है। नमी पाए जाने के कारण उनमें कौन सी, जो वहां पर जो चट्टाने प्रेजेंट है तो उनमें कौन सा अपक्षय होगा, तो उनमें रासायनिक अपक्षय क्या होगा, ज्यादा प्रबल होगा। किसकी तुलना में, भौतिक अपक्षय की तुलना में। तो इस टाइप से अपने क्या कर सकते हैं कि ये जो जलवायु कारक होता है वो भी क्या करता है, चट्टानों के अपक्षय में रोल निभाता है। उसके बाद में रासायनिक या संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक का मतलब भौतिक कारक ही होगा। भौतिक कारक में अपनों ने जो एक कणों का आकार पढ़ा था वो संरचना में क्या हो जाएगा, कणों के आकार में हो जाएगा। मतलब चट्टान का रूप स्वरूप कैसा है, चट्टान की आकृति कैसी है, त्रिकोण आकार की है, त्रिभुज आकार की है, घनाकार आकार की है, कितनी बड़ी है, कितने उसके कण छोटे हैं, कणों का साइज क्या है, कणों को कितने साइज में कन्वर्ट करना है, तो ये संरचनात्मक कारक में काउंट करते हैं। और रासायनिक का मतलब कि जो खनिज प्रेजेंट है चट्टान के अंदर, वो खनिज क्या हो सकते हैं, आसानी से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपघटित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी क्या करते हैं, चट्टानों में रोल निभाते हैं। शुष्क क्षेत्र है, मान लो जलवायु का शुष्क क्षेत्र है, वहां पर अपने देखते हैं तो कोई भी रासायनिक अपघटन नहीं होता, यानी रासायनिक कारक क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। दो एक अभिक्रिया जैसे ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, वो क्या हो सकती है, लागू हो सकती है। अन्य में रासायनिक कारक भी क्या करता है, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करता है। रासायनिक कारक का मतलब होगा कि वो रासायनिक स्वरूप कैसे, कितनी तेजी से कर रहा है, कितनी मंद गति से कर रहा है। ज्यादातर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है चट्टानों के संदर्भ में। चट्टान है, उसके ऊपर जल पड़ा है, तो अपने को पता है कि एक समतल सतह उपलब्ध करवा देगा और चट्टानों को क्या कर देगा, अपक्षय होने से रोक लेगा। पहाड़ी इलाकों पर कभी देखा कि चट्टानों, अपनों ने पहाड़ी इलाकों पर देखा ही होगा, कई झीलें यानी झीलें निर्माण है, कई तालाबे भी बने होते हैं। जैसे राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें देखी होंगी जो ऊपर होती है। नेकी झील जो कहाँ पर सिरोही में पाई जाती है, ऊपर हिस्से में पाई जाती है, वहां पर तो जल हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप से जो माउंट आबू है वो तो फिर अपक्षयित होकर पूरी तरह से टूट जाना चाहिए। रासायनिक
में ये भी डिसाइड होता है कि जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी गति से होती है, मतलब मंद गति से क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये रासायनिक भी क्या करता है, चट्टानों के अपक्षय में प्रभावित यानी कारक होता है, प्रभावित कारक होता है। ठीक है, तो ये 3 कारक होंगे, भौतिक कारक, जलवायु कारक और रासायनिक कारक। ये तीनों कारक क्या करेंगे, चट्टानों के अपक्षय में प्रभावित करेंगे। ये 3 टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। कल अपनी मृदा निर्माण देखेंगे। थैंक यू।